इसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय है और आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र की अगली सीरीज भाग 4 करेंगे। भाग 3 हमने कर लिया है जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। भाग 4 करेंगे। भाग 4 हमारी डीपीएसपी से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, जो सामान्यतः अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनके संबंध में हम सामान्य सी अगर जानकारी प्राप्त करें तो हम कह सकते हैं कि ये अपरिवर्तनीय है, अर्थात संसद इन पर कानून बना करके इन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकती है, कम नहीं कर सकती है। ये एक सकारात्मक विचार होते हैं, सकारात्मक होते हैं, जबकि हमारे फंडामेंटल राइट नकारात्मक होते हैं। इनमें कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती है। ये वाद योग नहीं होते हैं। अगर हम आर्टिकल 36 की बात करें तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, जिस राज्य की परिभाषा को हमने आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट के लिए पढ़ी थी। अगर हम आर्टिकल 37 की बात करें तो 37 में लिखा हुआ है कि दो बातें लिखी हैं। पहला कहता है कि डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है तथा इसी के भाग 2 पे इसमें लिखा हुआ है कि इन्हें मूलभूत माना जाता है, अर्थात संसद यदि कोई नियम कानून बनाती है तो इन्हें डीपीएसपी को प्राथमिकता देगी। आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि भाग 1 भाग 2 लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की जाएगी और आय प्रतिष्ठा अवसर की असमानता को कम किया जाएगा। कौन करेगा? यह राज्य करेगा। आर्टिकल 39 को पढ़ें तो इसके कई सारे भाग हैं, ए बी सी डी ई और एफ। आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि आजीविका या रोजी रोटी का अवसर कौन उपलब्ध करवाएगा? राज्य करवाएगा। संसाधनों का जनहित में प्रयोग किया जाएगा। संसाधनों के संकेंद्रण पर रोक होगी तथा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और समान कार्य का समान वेतन, बच्चों एवं वृद्धों को शोषण की रक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा। आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि समान न्याय प्राप्त करवाया जाएगा और निःशुल्क सहायता भी प्राप्त करवाई जाएगी। आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है कि पंचायतों का गठन और पंचायतों के संकेंद्रीकरण से संबंधित है। आर्टिकल 41 काम का अधिकार और बेरोजगारी, गरीबी, वृद्धावस्था आदि में सहायता कौन प्राप्त करवाएगा? राज्य करवाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात करें तो आर्टिकल 41 की एग्जाम्पल में जैसे कि मनरेगा, बेरोजगारी भत्ता, आयुष्मान भारत, वृद्धों पेंशन योजना आदि, ये सारे के सारे राज्य के अंतर्गत ही सरकार अपने कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है। आर्टिकल 42 की बात करें तो ये कार्य के न्याय संगत दशा तथा प्रसूति सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। अगली बात अगर हम करते हैं आर्टिकल 43 की, तो आर्टिकल 43 के दो भाग होते हैं, 43 का भाग 1 और भाग 2। भाग 1 उद्योगों के प्रबंधन और मजदूरों की भागीदारी की बात करता है, तो वहीं बी कहता है कि राज्य सहकारी संस्थाओं की उन्नति करेगा, जो कि अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट में 19(1)(a)(c) में इसका उल्लेख भी किया गया है, जिसे सामान्यतः 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल हम 44 की बात करें तो ये यूसीसी समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने यूसीसी से संबंधित कानून पारित कर दिए हैं। अगर हम आर्टिकल 45 की बात करें तो आर्टिकल 45 में उल्लिखित है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। आर्टिकल 46 में यह उल्लिखित है कि एससी एसटी दुर्बल वर्ग को आर्थिक हित। आर्टिकल 47 की बात करता है तो इसमें कहता है नागरिकों को पोषण का अधिकार, लोग स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, शराब, मद्यपान एवं मादक द्रव्यों के निषेध करना यह राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि पशुपालन तथा दुधारू पशुओं की हत्या के निषेध की बात करता है। तो वहीं आर्टिकल 48(1) की हम बात करें तो ये लिखा हुआ है कि पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगली हम बात करें तो आर्टिकल 49 की, तो आर्टिकल 49 हमारे राष्ट्रीय संपत्ति के संरक्षण की बात करता है। 49 राष्ट्रीय संपत्ति के संरक्षण की बात करता है। और वहीं अगर हम आर्टिकल 50 की बात करें तो ये कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होंगी। और 51 बात करता है कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। अगली अगर हम बात करते हैं तो डीपीएसपी को हम किन वर्गों में डिफाइन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो डीपीएसपी को हम मुख्यतः 3 भागों में डिफाइन कर सकते हैं। पहला है समाजवादी,
दूसरा है गांधीवादी और तीसरा है उदारवादी। अगर हम समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो हमारे जैसे कि 39B, 39C, 43, 43A। गांधीवादी की बात करें तो आर्टिकल 40, 47, 48। उदारवादियों की बात करें तो आर्टिकल 50 हमारा 49 हो गया, 51 हो गया। इससे संबंधित हमारे कुछ कथन भी पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, जो कि स्टेट पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी में भी यह कथन हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम केटी साय की बात करें तो केटी साय ने कहा है कि क्या कहा है कि यह चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। नसीरुद्दीन की हम बात करें तो नसीरुद्दीन कहते हैं कि ये 9 वर्ष की शुभकामनाएं हैं। अगर हम आइवर जोनिंग्स की बात करें तो ये कहता है ये पवित्र आकांक्षाएं हैं। डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक लोकतंत्र की संज्ञा भी देते हैं। के एम पडिक्कर की बात करें तो के एम पडिक्कर इसे समाजवाद से जोड़ते हैं, तो वहीं ग्रेनविल ऑस्टिन इसे सामाजिक क्रांति भी कहते हैं। अब हम आगे विविध, ये तो हमारा संक्षिप्त परिचय हो गया डीपीएसपी के संबंध में। अब हम इसके विविध वर्षों के प्रश्नों की भी बात हम करेंगे, जो कि स्टेट पीसीएस के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग में भी यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य था तो सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं था तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, यह अवाद योग्य होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न होते हैं, क्योंकि यह नीति निर्देशक प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं। अर्थात मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर उन्हें कामयाब समाप्त कर सकती है, जैसे कि आपातकालीन प्रावधानों के समय भी हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के संविधान के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। निर्बंधन तो यहाँ है ही नहीं है, ये अवाद योग्य होते हैं, वाद्य योग्य नहीं होते, अर्थात ना तो एक ना तो दो, यही हमारा सही होगा। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि अवाद योग्य पहले ही कह देता है। फिर कहता है निम्नलिखित में से वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये बात तो सही है। अगर दूसरा सही है तो हमारा ये और ये तो गलत हो गए। अगला कहता है इस कथन में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, हाँ ये भी सही है। अतः हमारा कथन 2 और कथन 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को घोषित करता है? ये हमारा डीपीएसपी। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, कहाँ पर है? हमारे डीपीएसपी में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये तत्व अब देखेंगे कि वहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल, अगर हम बात करें तो आर्टिकल हमारा 49 की हम बात कर सकते हैं, ठीक, आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित है। इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी कथन हमारा सही है। अतः कथन 1 और 2 दोनों हमारे सही हो जाएंगे। अगली बात अगर हम करें तो हमारा क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो ये कौन सा होगा? हमारा डीपीएसपी। भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है किसमें? एक तो हमारा प्रस्तावना मिल जाता है, दूसरा हमारा डीपीएसपी। सर डी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी है, उदारवादी है और गांधीवादी है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में सम्मिलित निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो ये हमारा आयरलैंड से लिया गया, जैसे कि जब हम बेसिक चर्चा किए थे उसमें आपको बताया भी है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन आधारभूत है? कौन से होते हैं? तो हमारे डीपीएसपी है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत हैं क्या होते हैं? वाद्य योग्य नहीं होते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट हमारे वाद्य योग्य होते हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है कौन से देश से? आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में राज्य
के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो यह हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है, क्योंकि आर्टिकल 39C में कहा गया है कि राज्य संसाधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? संविधान के सुनिश्चित किया गया है। यह हमारा DPSP है, जिसका अनुच्छेद कौन सा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक DPSP में निहित है? अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगला विकल्प हमारा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये तो हमारा आर्टिकल 17 की बात करता है, वो हमारा अगला क्वेश्चन है पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये हमारा DPSP से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली क्या की व्यवस्था की गई? हमारे DPSP में किस में कहा गया है? आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य के सरकारी कार्यों को निर्देशित करता है? आर्टिकल 40। अगर आपको हमारी सीरीज सही लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य का सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 40। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है। यह हमारा निर्देशक तत्व होता है, जिसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 40, जो सामान्यतः गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सूचियों को के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें पहले नंबर में विकल्पों के आधार पर ही क्वेश्चन आंसर देना चाहिए। जैसे कह रहा है कि ग्राम पंचायत का गठन किसमें? आर्टिकल 40। अगर 1 की 5 की बात कर रहा है तो ये 1 का 3 है, ये भी गलत हो जाएगी। हमारा विकल्प सी बी सही हो जाएगा। हमें अन्य चीजों की चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला भी अगर हम तथा नीचे दिए गए कोड का से उत्तर का चयन कीजिए। आर्टिकल 40 हमारा पंचायतों के गठन से दिया हुआ है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहले हमें एक विकल्प देखना चाहिए। तो 1 का ए की बात करें तो हमारा ए हो जाएगा और सी हो जाएगा, यानी बी और डी हमारा ऑप्शन गलत ही हो गया। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 41 हमारा दे रहा है कि काम पाने के अधिकार से संबंधित है। अर्थात अगर हम बात करें बी का 2 तो बी का 2 यहाँ 3 दिया था, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? आर्टिकल 39A में लिखा है आजीविका यानी रोजी रोटी पाने के अधिकार की बात करता है, तो ये हमारा सुमिलित नहीं है, तो ये हमारा सही का बात कर रहा है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात है, ये भी सही है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, ये भी सही है। आर्टिकल 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। भारत के संविधान में वर्णित निर्देशक तत्वों का सही सुमिलित युग्म की पहचान कीजिए। कर भारत के संविधान में तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कृषि और पशुपालन का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन हमारा 40 में दिया हुआ है, तो इसमें 41 दिया हुआ है, यानी हमारा और पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39। क्वेश्चन हमारा पहला कौन सा युग्मित सही है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी गलत ही दिया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46। सहकारी सोसाइटी की का संवर्धन, आर्टिकल 43A। ग्राम पंचायतों का गठन, ये हमारा आर्टिकल 44, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्लेख आर्टिकल ए में नहीं है, जबकि 43B में इसका उल्लेख है। समान कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ। मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन तक रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है और रोजगार का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ये तो हमारा सही है, लेकिन हमारा कारण इसका सही नहीं हो जाएगा, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा कथन ए सही है, जबकि कथन आर गलत है। अगर हम रोजगार की बात करें या मनरेगा की बात करें तो हमारे DPSP में उल्लिखित है, जिसका उल्लेख 48 में किया गया, 41 में सॉरी किया गया है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो यह हमारा है आर्टिकल
3। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से वर्गीय श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो इसका होगा आर्टिकल 43A। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो ये होगा क्वेश्चन हमारा 43A। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसके व्यादेशित है? तो ये हमारा आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक DPSP के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो 51। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति कहा जाता है? ये हमारा हो जाएगा DPSP। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कराना ये जोड़ा गया था। समान आचार संहिता UCC 44 में दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये हमारा 51 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो राज्य DPSP। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है। अगला क्वेश्चन बात करें तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के निर्देशक तत्वों से जुड़ा गया है? तो यह हमारे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता कौन से अनुच्छेद में दिया गया? यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। संविधान में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों के, स्त्रियों के, जनहित के और दलितों के। तो यह हमारा बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक DPSP नहीं है? तो मद्य निषेध का उल्लेख किया गया है। गौ संरक्षण हमारा किया गया। पर्यावरण संरक्षण भी हमारे DPSP है। किंतु 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना कौन से अनुच्छेद में है? यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए कि भारतीय नागरिकों के लिए UCC सुरक्षित है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये हमारा DPSP है। ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। और सभी कर्मकारों का यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये भी हमारा सही है। तो प्रतिबिंबित होते हैं तो हमारे प्रथम 2 और 3 सही हो जाएगा। अगर आपको सही लगा हो तो आप हमारे सिरे के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।